वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज क्या करेंगे, सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये सेकंड है, अ होम कमिंग इसका टाइटल है। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अपनी क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ कैसे मैंने हिंदी मीडियम का होने के बाद भी इंग्लिश को अच्छे से हैंडल किया और कैसे आप भी कर सकते हैं। देखो, पढ़ाते वक्त मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मैं हर सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करता हूँ उसकी ग्रामर और वोकैब पे अलग से आपका फोकस दिलवाता हूँ। सारी ग्रामर, सारी वोकैबलरी जो आज आप इस आर्टिकल में सीखो, यू विल अप्लाई दैट नॉलेज ऑन दिस क्विज़। ये फर्स्ट क्विज़ है आपका क्लोज टेस्ट का। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्विज़ है आपका, ये बैंकिंग वालों के लिए खास करके ये वाला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो के लास्ट में इनको सोल्यूशन करेंगे लाइव। शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ होम कमिंग। देखिए, होम मतलब घर, कमिंग मतलब आना। हिंदी बोलते हैं इसको घर वापसी। लौट के बुद्धू घर को आए। अब बात कर रहा है किसकी? लौट के बुद्धू कौन आए हैं घर को? ऑन एयर इंडिया एंड द टाटास। बात कर रहा है एयर इंडिया इस एयरलाइंस की और टाटा परिवार की। ये जो एयरलाइंस जिसको टाटा परिवार ने शुरू किया था, 70 सालों के बाद फिर से टाटा परिवार के हाथ में इसकी जो है बागडोर आ चुकी है, होम कमिंग हो चुकी है। समझ गए? अब डिटेल में देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले ये टाटाज नाम के वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। देखिए, टाटा एक सरनेम है, एक आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, रतन टाटा, JRD टाटा। फिर भी इसके आगे हमने एस को लगा करके इसको एक प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करवाया। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझें। कभी कभी आप देखोगे किसी सरनेम के आगे आप द लगा देते हो और पीछे सरनेम के लगा होता है एस। और दूसरा, कभी कभी आप देखोगे किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हो और इस तरह से उसको भी नाउन की तरह ट्रीट करवाते हो। दोनों ही केस में इस तरह के नाउन्स, एडजेक्टिव के आगे द लगाओ, सरनेम के आगे द लगाओ और पीछे एस लगाओ, इन दोनों ही केसेस में ये नाउन्स कहलाते हैं कॉमन प्लूरल नाउन्स। इनकी खासियत क्या है? ये नाउन्स पूरी क्लास को बताते हैं, पूरी फैमिली को बताते हैं। जैसे द वाइज नेवर मेक या मेक्स अ मिस्टेक ट्वाइस। जो वाइज होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो कभी भी एक गलती को दोहराता नहीं है। वाइज नेवर मेक या मेक्स अ मिस्टेक ट्वाइस। अब ध्यान से देखो, वाइज क्या है? एक एडजेक्टिव है, द वाइज। अब इसका मतलब क्या हो गया? सभी के सभी वाइज लोग। वाइज एडजेक्टिव के आगे द लगाना, इसका मतलब है सभी के सभी बुद्धिमान लोग। अब ये एक प्लूरल नाउन है, कोमल प्लूरल नाउन है, सभी बुद्धिमान लोगों की क्लास को बता रहा है। इसलिए इसको आपको वर्ब देनी है प्लूरल। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? द वाइज नेवर मेक अ मिस्टेक ट्वाइस। समझ गए ना? कॉमन प्लूरल नाउन क्या कहते हैं? जैसे ही हम यूज़ होंगे हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, क्योंकि हम तो प्लूरल नाउन्स हैं। वैसे ही द अंबानीज ओन या ओन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपने देखा, अंबानी एक सरनेम है, पीछे लगा हुआ है एस, आगे लग गया द। अब इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं सभी अंबानियों की। अंबानी परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी की बात हो रही है। ऑफ कोर्स ये एक प्लूरल नाउन है, सभी की बात हो रही है, माँ बेटा बहन भाई सब आ गए ना इसमें, अंबानीज। तो अंबानीज के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ कर लेना। यहाँ पे सिंगुलर मत लगाया ना, यहाँ पे लिखोगे ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब एक लास्ट में आपको मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो। द वाइस मैन हैज़ या हैव रेड 100 ऑफ बुक्स। इस बुद्धिमान आदमी ने हज़ारों बुक्स को या सैकड़ों बुक्स को पढ़ा है। आप बोलोगे सर द प्लस में वाइज, द प्लस में वाइज वर्ब आपने लगाई थी प्लूरल, यहाँ पे मेक लिखा था तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ हैव, है ना प्लूरल वर्ब। ध्यान दे लेना, एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव जब द लग के आएगा तो खुद नाउन बनेगा। अगर उसके बाद में नाउन रखा है तो एडजेक्टिव का नाउन बनने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे द वाइज मैन लिखा हुआ है, मैन एक सिंगुलर नाउन है, द वाइज कॉमन प्लूरल नाउन नहीं बन सकता इस नाउन होने की वजह से। इसलिए वर्ब को इस नाउन के हिसाब से चूज़ करेंगे। मैन के लिए हैव नहीं, हैज़ लगाऊंगा। ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा जब एडजेक्टिव के बाद में नाउन रखा होगा। वहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन मत बनाया ना, ऑलरेडी नाउन रखा हुआ है। समझ गए? चलो आ जाओ, अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे टाटाज विल फाइंड टर्निंग अराउंड एयर इंडिया टफ विद हाई फ्यूल कॉस्ट ट्रैवल हिट बाय कोविड-19। कह रहा है जो टाटा परिवार है, अब देखो वही टाटाज की बात हो रही है, द लगाया नहीं इसने, स्पेस कम होने की वजह से द को निकाल दिया है। समझ गए ना? शॉर्ट में लिखा है। कह रहा है द टाटाज जो है ना, टाटा परिवार हैं, वो पाएंगे, फाइंड करेंगे, टर्न अराउंड करना, यू टर्न मरवाना, रिवर्स करवाना, काया पलट करना। और किसकी? एयर इंडिया की, बड़ा ही मुश्किल। अंबानी परिवार को एयर इंडिया की काया पलट करने में, टर्न अराउंड करने में बहुत ही मुश्किलात होने वाली है। अच्छा, क्यों होगा ये काम?
ये काम होगा, साथ ही बहुत ही बढ़ी हुई फ्यूल की कीमतों से, हाई फ्यूल कॉस्ट से, और उस ट्रैवल से जो हिट हो चुका है, जो चोट खाया हुआ है कोविड-19 से। लोग फ्लाइट में बैठ नहीं रहे हैं कोविड के चक्कर में, फ्यूल वैसे ही बहुत महंगा है। इसी बीच में टाटाज़ ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया। अब इसकी काया पलट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको फिर से प्रॉफिट में लाना टफ काम होगा। समझ गए? टाटाज़ आपकी सब्जेक्ट है, द टाटाज़, द यहाँ पे लिखा नहीं है। विल फाइंड इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब को ऐसे ही ग्रीन और पिंक कलर से आपको पकड़ना है। सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग को अगर 100% रखना चाहते हो, टर्न अराउंड करना, काया पलट करना, रिवर्स करना, ओवरटर्न करना। आप जा रहे हो नुकसान में, अचानक से प्रॉफिट में आ गए, टर्न अराउंड कर दिया आपने अपने बिजनेस को। हिट यहाँ पे एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वो वाला ट्रैवल जो हिट हो चुका है ना, जो मार खा चुका है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिट हिट हिट। इस वर्ब की फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होती। यहाँ पे V3 लगी हुई है, याद रखें। चलिए फटाफट मैं आपको सारी वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की, ताकि आप समझ पाओ क्या लिखा हुआ है। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, ये अपनी वोकैब शीट है। ऑफ कोर्स ये आपको मिलेगी अपने इसी टेलीग्राम ग्रुप से। रोज़ ये अपडेट होती है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप ज्वाइन कर लो। साथ में ग्रुप में आपको सुबह में बता देता हूँ मैं 7 बजे कौन सा आर्टिकल शाम को पढ़ेंगे। इसी ग्रुप को ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक भी हैं। आज के वर्ड्स कौन से हैं अपने पास? देखो वर्ड है पहले तो इटर्नल, कंसंट्रेट, सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव, सोर, प्लंज। ये सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इनको रिपीट करना है 6 वर्ड्स को। और नए वर्ड्स कौन से हैं? पहला है मेटल, दूसरा है अनपैरेलल्ड और तीसरा है लेडन। फटाफट शुरू कर लेते हैं पहले रिपीट करने वालों को। देखो रिवीजन हो जाता है आपके इसी चक्कर में, है ना। इटर्नल मतलब बहुत बार आ चुका। इटर्नल का मतलब है कभी ख़त्म ना होने वाला, आदि अनादि काल तक चलने वाला। सेज वॉज इन एन इंटरनल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। संत जो था कभी ना ख़त्म होने वाली खोज में था, क्वेस्ट में था, जो थी सच की और निर्वाण की, जो थी ट्रूथ की और मोक्ष की। समझ गए? अब इटर्नल के सिनोनिम बहुत सारे हैं, ये देखो इकट्ठे हो गए हैं पूरे झुंड बना के। परसिस्टेंट, एंडलेस, लास्टिंग, सस्टेन्ड, क्रॉनिक, परपेचुअल, पेरिनियल और अबाइडिंग। अब ये अबाइडिंग जो है ना, अबाइडिंग, इसको आज आप इस आर्टिकल में देखोगे। समझ गए ना? इटर्नल का ये कभी ना ख़त्म होने वाला अबाइडिंग। चलो अगला वर्ड है अपना कंसंट्रेट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे फोकस करना। जैसे आपको मैं बोलूँ पढ़ाई पे फोकस करो। यहाँ पे बच्चे हैं ना, जब अभी लाइव चलेगा ना तो उसमें बीच में डालेंगे हेलो प्रिया, हाय शीनम, तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि कंसंट्रेट ऑन द एडिटोरियल। तो ये काम होता है कंसंट्रेट वर्ब का, फोकस करने को कहते हैं कंसंट्रेट करना। अब इसका एक और मीनिंग है कंसंट्रेट वर्ड का, किसी चीज़ को गैदर करना है, यूनाइट करना। जैसे हमारी कंपनी की 10 जो हैं ऑफिसेज हैं, मेरे मन में आया 10 ऑफिसेज को एक ही बिल्डिंग में लगाना है, तो मैं उन सारे ऑफिसेज को कंसंट्रेट करूँगा। द कंपनी इज़ प्लानिंग टू कंसंट्रेट इट्स सेवरल ब्रांचेस इनटू वन सब्सिडरी ऑफिस। सारी ब्रांचेस को बंद करेगी, एक ही जगह पे एक ही ऑफिस में कंसंट्रेट कर देगी, यूनाइट कर देगी। समझ गए? एक वर्ड के 2 मीनिंग। तो ये कंसंट्रेट का एक सिनोनिम है कंसोलिडेट, ये आज आप इस आर्टिकल में देखोगे। फिर एक वर्ड है सब्सटेंशियल, 10,000 बार कर चुके हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, जो आकार में, साइज में बहुत बड़ी हो, कंसीडरेबल हो, सिग्निफिकेंट हो। इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन के प्रभाव बहुत बड़े रहे हैं, सब्सटेंशियल रहे हैं, कंसीडरेबल रहे हैं, नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। नोटिसेबल या साइजेबल इसका सिनोनिम है सब्सटेंशियल के। अब देखो ये सब्सटेंशियल वर्ड है ना, इसके साथ में मैं सब्सटेंटिव जो वर्ड आपको ज़रूर बताता हूँ। रीज़न क्या है? आर्टिकल में नहीं आया है वर्ड, लेकिन सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव एक जैसे वर्ड दिखने में लगते हैं, इसीलिए साथ में इनको पढ़ लेना चाहिए। इनका मीनिंग अलग होता है। सब्सटेंशियल सीखा आपने, सब्सटेंटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, विच इज़ पेंसिव, थॉटफुल, है ना, इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द लखीमपुर वायलेंस केस। गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है एक गंभीर जांच को लखीमपुर की हिंसा के केस में, है ना, ऐसा मैटर समझ लो, लखीमपुर वाला है। तो सब्सटेंटिव मतलब गंभीर, सब्सटेंशियल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़ो। सोर और प्लंज, ये दोनों वर्ड भी मैं साथ में रखता हूँ। आज आप इस सोर नाम के वर्ड को देखोगे। सोर का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना, तेज़ी से गिरना। समझ गए? दोनों वर्ड साथ में रखना। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। बढ़ते हुए ऑयल के प्राइसेस ने उठा दिया एक चैलेंज को, खड़ा कर दिया एक चुनौती को सेंट्रल बैंक्स के सामने। तो सोर नाम के वर्ड को आज आप इस आर्टिकल में फिर देखने वाले हो। प्लंज को इससे कनेक्ट करके रखना, आर्टिकल में तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों को आपको साथ में रखना है एक दूसरे के एंटनी में। बड़े आगे, अब नए वर्ड्स देख लो, थोड़ा टाइम देंगे इनको भी। मेटल, मेटल का मतलब होता है आपका साहस, आपका जज्बा, आपका बूता किसी काम को करने का। ग्रेट प्लेयर्स सी अपॉर्चुनिटी इन अ चैलेंज या इन एवरी चैलेंज एंड प्रूव देयर मेटल। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, ये बड़े लोग भी होते हैं, ग्रेट प्लेयर्स, अरिस्टोक्रेट्स,
वो क्या करते हैं, हर चैलेंज में, हर चुनौती में एक मौके को, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ही निकाल लेते हैं और अपना करेज, अपना जो बूता है, अपना जो नर्व है ना, हार्ट है, उसको प्रूव करते हैं। समझ गए ना। ज़िंदगी में महान बनना है तो इस चीज़ को गांठ मार लो, जितनी भगवान तुम्हें परेशानियां दे रहा है उतने ही चैलेंज, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़, उतने ही मौके भी तुम्हें भगवान दे रहा है। ठीक है ना। हर मौके को अगर भुना लोगे मेहनत करके, यही चीज़ आपको महान बनाती है। अगला वर्ड है अपना मेटल नाम के वर्ड को देख लेना। समझ गए ना, पूरी कहानी के साथ आपको बता दिया मैंने। आपका करेज कहलाता है आपका मेटल। अनपैरेलल्ड, अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो पैरेलल लाइन्स पढ़ी होंगी, हिंदी बोलते हैं समानांतर। देख रहे हो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन। हर वो चीज़ अनपैरेलल्ड है जिसका कोई समानांतर है ही नहीं, जिसकी कोई बराबरी करने वाला है ही नहीं, जो अनमैच्ड है। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स हैव यील्डेड अनपैरेलल्ड रिटर्न्स। ऐतिहासिक तौर पे स्टॉक मार्केट्स ने दी है ऐसी रिटर्न्स जो अनपैरेलल्ड हैं, जिनकी कोई बराबरी नहीं है। दुनिया की कोई भी मार्केट उठा लो, स्टॉक मार्केट उठा लो, स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न्स हैं दुनिया के किसी भी बाजार से हमेशा ज़्यादा ही रहती हैं। तो ये अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है, अनइक्वल्ड है, अनप्रेसिडेंटेड और मैचलेस भी हैं। समझ गए ना, बराबरी हो जिसकी। अनपैरेलल्ड को भी इस आर्टिकल में देखोगे, लास्ट वर्ड है लेडन। लेडन का मतलब होता है बोझ से दबा हुआ, किसी चीज़ के बोझ से दबा हुआ। हिज वर्क प्रोफाइल इज लेडन विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी वर्क प्रोफाइल जो है बोझ के तले दबी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिम्मेदारी के। उसके काम में बहुत जिम्मेदारी वाला काम उसको करना पड़ता है। तो लेडन को लोडेड डाउन भी बोलते हैं और फ्रॉड भी बोलते हैं। लेडन नाम के वर्ड को भी आज आर्टिकल में आप देखोगे। तो भाई ये 9 वर्ड्स हैं, मैंने आपको करवा दिए हैं फटाफट से सारे के सारे। वोकैब शीट डाउनलोड कर लो, वीकली इसको रिवाइज करो, यही तरीका है वोकैब को याद रखने का। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे दूं देसी भाषा में, आपको पता लगे क्या हुआ है। देखो कहानी ये है कि JRD टाटा, जो कि भारत के मशहूर इंडस्ट्रिस्ट रहे हैं, ये एक पायलट भी थे। 1930 में इन्होंने एयर इंडिया की स्थापना की। ये पायलट थे खुद भी, है ना। एयर इंडिया को भारत सरकार ने बाद में खरीद लिया, प्राइवेट से सरकारी कंपनी बना दिया। अब सरकारी कंपनी बनाने के बाद भारत सरकार इसको घाटे में ऑपरेट करने लगी। बहुत सालों तक हमने इसको घाटे में चलाया है। सरकार लास्ट में दुखी हो गई इसका घाटा पूरा करते करते। 2021 में भारत सरकार ने इसको फिर प्राइवेट लोगों को बेच दिया। अब बेचने वाले कौन, खरीदने वाले कौन? जिनसे खरीदा था उन्हीं को ही बेचा है। 68 सालों के बाद टाटा ग्रुप से ही इसकी खरीदी हुई है। रतन टाटा जो आज की डेट में चेयरमैन है टाटा सन्स के। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है पहली चीज़ तो हुई है घर वापसी एयर इंडिया की, जहाँ से आई थी, जहाँ से चल के आई है वहीं वापस पहुँच गई है। दूसरी चीज़, टाटास को सेलिब्रेट कर रहा है कितना इनका इंटरेस्ट था इस एयरलाइंस बिजनेस में कि 70 साल बाद भी वो उसी एयरलाइन को लेने को तैयार है। तीसरी चीज़, सेलिब्रिटी टोन है, अपलोडिंग टोन है टाटास के लिए। तीसरी चीज़ ये बता रहा है टाटास के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। फ्यूल कॉस्ट बहुत हाई है, कोविड की वजह से हम जाते नहीं हैं आजकल एयरलाइंस में। तो ये सारे चैलेंजेस को देखना होगा टाटा को, अगर इस एयरलाइन को टर्न अराउंड करवाना है, इसको फिर से प्रॉफिट में लाना है। बहुत घाटे में चलने वाली एयरलाइंस है, तो इनके चैलेंजेस भी बता रहा है एनालाइजिंग टोन में। ये पूरी कहानी है। टोन्स हो गई पहली अपलोडिंग या प्रेजिंग, दूसरी टोन है एनालाइजिंग, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने वाली। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। चलिए, कह रहा एयर इंडिया द एयरलाइन स्टार्टेड बाय JRD टाटा इन द 1930s इज all set to return to the Tata fold after a 68 year long journey as India's state-owned flag carrier। कह रहा जो एयर इंडिया है, अच्छा भाई क्या है एयर इंडिया? ये वो एयरलाइन है जो स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी JRD टाटा के द्वारा, और कब? 1930 में। कह रहा हुआ क्या? कह रहा ये एयर इंडिया है ना, ये है ऑल सेट, पूरी तरह से तैयार, फुल्ली रेडी। और किस काम के लिए? घर लौटने के लिए, रिटर्न करने के लिए टाटा साम्राज्य में, टाटा फोल्ड में। फोल्ड का मतलब होता है साम्राज्य, है ना, इनका जो पूरा जो है राज है। तो टाटा के फोल्ड में फिर से लौटने को तैयार है। और कब? 68 सालों की लंबी जर्नी के बाद, लंबे सफ़र के बाद। और किस तौर पे ये सफ़र था इसका 68 सालों का? इंडिया के स्टेट ओन्ड, भारत के सरकारी फ्लैग कैरियर के तौर पे, सरकारी झंडे को कैरी करने वाली सरकारी एयरलाइंस के तौर पे। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे एयर इंडिया, वर्ब है इसकी इज़। एयरलाइन के लिए स्टार्टेड नाम का एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, पूरा अपोजिटिव फ्रेज है। ऑल सेट का मतलब होता है फुल्ली रेडी। हर चीज़ वो ऑल सेट है, वो फुल्ली रेडी है किसी काम को करने के लिए। टाटा फोल्ड मतलब टाटा लोगों का साम्राज्य है। 68 ईयर लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, जर्नी नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए 68 ईयर और लॉन्ग के बीच में हमने हाइफन्स लगाए हैं। एडजेक्टिव होने की वजह से ही 68 ईयर्स नहीं लिखा है, पीछे का एस भी निकाल दिया है। नाउन जब जब एडजेक्टिव बने उनको एस नहीं लगाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता। समझ गए ना? बीच के ये डैश देख रहे हो और ईयर के पीछे का एस निकला हुआ, इसका मतलब क्या है? ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। फ्लैग कैरियर मतलब झंडे को कैरी करने वाला, भारत सरकार की शान। चले आगे बढ़े। कह द साइंटिस्ट अनाउंसमेंट ऑन फ्राइडे दैट
Tata Sons subsidiary Thales Private Limited was the winning bidder for the 100% stake in the debt-laden airline, rings the curtain on the government's multi-year effort to privatize the loss-making career. अब बता रहा है सरकार ने बेचा क्यों, हुआ क्या। कह रहा है सेंटर की जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है, अनाउंसमेंट मतलब ऐलान, और कब आया ऐलान, कह रहा है ऑन फ्राइडे, इस शुक्रवार को। क्या ऐलान है, दैट वो ये टाटा सन की जो सब्सिडरी है, टाटा सन्स की जो छोटी कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। सब्सिडरी मतलब बड़ी कंपनी में छोटी छोटी कंपनियां बनी होती हैं, जैसे रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, रिलायंस ग्रुप, उसके नीचे जियो है, उसके नीचे रिलायंस पेट्रोलियम है ना। तो टाटा सन्स की जो बड़ी कंपनी की छोटी कंपनी है ना, बड़ी वाली की, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, कह रहा है जो ऐलान आया फ्राइडे को कि इस छोटी वाली ने, ये थी वॉज विनिंग बिडर। बिडर मतलब जिसने बिड की हो, जिसने बोली लगाई हो, विनिंग मतलब जीतने वाला। तो ये बोली में जीतने वाली जो है कंपनी है, और किसके लिए, 100% स्टेक के लिए, 100% हिस्से के लिए, इस डेट लेडन, इस कर्ज में डूबी हुई एयरलाइन के लिए। तो कह रहे हैं ये जो फ्राइडे को अनाउंसमेंट आई है सरकार की, है ना, ये वाली अनाउंसमेंट, कह रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट है ना, रिंग द कर्टन करती है। रिंग द कर्टन एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को कंक्लूड कर देना। ये अनाउंसमेंट पूरा कर देती है सरकार के कई सालों के उस एफर्ट को, कई सालों की उस कोशिश को, जो थी प्राइवेटाइज करने की, बेच डालने की इस लॉस मेकिंग करियर को, इस घाटे वाली एयरलाइन को। समझ गए ना। तो कई सालों से कोशिश कर रही है सरकार कि इसको बेच डालें, लेकिन बेच नहीं पा रही, कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन फ्राइडे को जैसे ही अनाउंसमेंट आई कि टाटा सन्स को हमने बेच दिया है, टाटा सन्स वाले जीत गए हैं, है ना, बिड को, तो कह रहे तभी से ही, इस अनाउंसमेंट आने से ही ये सरकार का जो एफर्ट है कई सालों का, ये खत्म हो गया, कंक्लूड हो गया, रिंग द कर्टेन कर गया। अब देखेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को। अनाउंसमेंट की वर्ब है रिंग्स द कर्टेन। रिंग द कर्टेन एक इडियम होती है, पूरी लिखी नहीं है इसने, लेकिन मैं आपको पूरी बता देता हूँ। रिंग डाउन द कर्टेन और रिंग अप द कर्टेन। देखिए होता क्या है, जब कोई प्ले हो रहा होता है ना, स्टेज पे कोई नाटक हो रहा होता है, तो कर्टेन होते हैं, वहाँ पे पर्दा होता है। जब आप रिंग अप करते हो ना, तो पर्दा उठता है, मतलब पर्दा जो है उठने का मतलब है प्ले शुरू हो गया। तो किसी चीज़ की शुरुआत करने को बोलते हैं रिंग अप द कर्टेन, टू बिगिन समथिंग। और रिंग डाउन का मतलब है पर्दा गिर चुका है ना, मतलब प्ले खत्म हो चुका है। इसका मतलब होता है टू कंक्लूड समथिंग। समझ गए। अब ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाया रिंग द कर्टेन उठा करके, ये ना रिंग डाउन कर रहा है ना रिंग अप कर रहा है। अपने खुद को आइडिया लगाना पड़ा कि रिंग डाउन द कर्टेन की बात कर रहा है। समझ गए ना, दोनों इडियम अलग है, रिंग डाउन और रिंग अप। कभी कभी एडिटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। चलो, प्राइवेट लिमिटेड इस फर्म की वर्ब है वॉज। कंपनीज के नाम के आगे द नहीं लगाते तो नहीं लगाया। बिडर मतलब बिडिंग करने वाला। स्टेक मतलब हिस्सा, भागीदारी, शेयर। डेट लेडन, डेट मतलब कर्जा, लेडन मतलब बर्डन। ये वर्ड देख चुके हो ना, लेडन मतलब बोझ के तले दबा हुआ। तो डेट लेडन मतलब डेट के यानी कर्ज के तले दबा हुआ ये एयरलाइंस है। चलिए बढ़े आगे। Thales emerged winner in the 2-horse race by bidding to take over 15,300 crore of Air India's more than 60,000 crore of accumulated debt and offering an additional 2700 crore in cash for the government's equity stake. कह रहा टैलेस जो है इमर्ज हुआ। ये टैलेस नाम की कंपनी जो उभर करके आई, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, और क्या बन के आई उभर करके, विनर बनी, विजेता बनी 2 घोड़ों की रेस में। 2 हॉर्स रेस का मतलब है 2 ही कंपनियां जो थी इस दौड़ में सबसे आगे थी एयरलाइन को खरीदने वाली। तो दोनों में से टैलेस जो है ना, वो आगे निकल करके उभर करके आई विनर बन के। अब देखो ये काम हुआ कैसे। पहला काम तो हुआ ये होकर के बिड करके, इसने बिडिंग की, बोली लगाई टेक ओवर करने के लिए 15,300 करोड़ जो है एयर इंडिया के 60,000 करोड़ से ज़्यादा करोड़ के एक्यूमुलेटेड डेट का। एक्यूमुलेटेड डेट मतलब इकट्ठा हुआ डेट। तो टोटल कंसोलिडेटेड जो इसका कर्जा है 60,000 करोड़ का, टैलेस ने बोला 15,300 करोड़ तो हम ही चुका देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये रेस में उभरी है। पहला काम तो इसने ये किया है। और दूसरा काम क्या किया है, इसने ऑफर किया है एडिशनल 2700 करोड़ को कैश के तौर पे, और किसके लिए, सरकार के लिए, इक्विटी स्टेक के लिए। तो इसने ये बोला सरकार को कि 60,000 करोड़ तो हम नहीं चुका पाएंगे, 15,300 करोड़ हम दे देते हैं, बाकी का आप देख लो, और 2700 करोड़ हम आपको दे देते हैं, आप भी रखो, खुश रहो, है ना। ये एयरलाइन हमें दे दो, बाकी ये कर्जा चुका देना, आगे हम देख लेंगे। समझ गए। तो इस तरह से इसने 15, 2, 17 और 18,000 करोड़ रुपए इस एयरलाइन को खरीदने के लिए टैलेस ने लगाए हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। टैलेस की वर्ब है इमर्ज्ड, 2 तरीक़ों से इमर्ज हुई है, बाय बिडिंग और बाय ऑफरिंग। एंड कंजंक्शन के बाद बाय का दूसरा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बाय के वर्ब के आईएनजी फॉर्म बिडिंग लगा के लिखा है, और बाय के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑफरिंग लगा के लिखा है। प्रेपोजिशन अपने बाद में जब भी वर्ब लेगी, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देती है। अब एक ग्रामर रूल यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कोई भी पेमेंट मेथड हो उससे पहले बाय लगाएं।
जैसे आप ऐप पे गए, अपनी ऐप पे जाकर के आपने कोई कोर्स ले लिया राइटिंग स्किल्स का, है ना, तो उसके पहले आप लिखोगे आई हैव बॉट दिस कोर्स, या प्रोक्योर्ड या जो है परचेज दिस कोर्स, बाय लगा के बताओगे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से। तो बाय यूपीआई, बाय डेबिट या बाय क्रेडिट कार्ड, जो भी पेमेंट मेथड आपका हो हमेशा बाय लगा के बताएं। अब कुछ सेंटेंस बनाएंगे। वी विल पे विद डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट, हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र से ही आपके अकाउंट में पैसे देंगे, सीधे आपके अकाउंट में एनईएफटी करेंगे, पैसे डालेंगे। तो यहाँ पे विद है ना, विद ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफ़र पैसा देने का पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड से पहले बाय प्रेफर होता है, यहाँ लिखूंगा बाय डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट। समझ गए ना। वैसे ही दे पेड द बिल विद क्रेडिट कार्ड, उन्होंने बिल को पे किया क्रेडिट कार्ड के जरिए। अगेन विद गलत है, यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिट कार्ड। उसी तरीके से आई रिक्वेस्टेड देम टू पे अस बाय कैश, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कैश के जरिए पे करें। अब कैश भी एक पेमेंट मेथड है, तो आपने बाय लिख दिया, सेंटेंस सही हो गया। ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है, कैश हमेशा अपने पहले जब आप पे करने की बात कर रहे हो ना, कैश लेता है इन कैश। ऐसी चीज़ों में नंबर मारे जाते हैं आपके, है ना। रूल भी सुन लिया करो, एक्सेप्शन भी सुन लिया करो। बाय लगेगा हर पेमेंट मेथड के आगे, क्रेडिट लगा लो, डेबिट लगा लो, यूपीआई लगा लो, नेट बैंकिंग लगा लो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र लगा लो, एनईएफटी लगा लो। लेकिन जैसे ही कैश की बात होगी, पेमेंट कैश में की जाएगी, तो बाय कैश नहीं लिखा जाता, आप लिखते हैं इन कैश। इडियोमेटिक है, अंग्रेज इसी तरीके से बोलते आ रहे हैं, तब रूल बन गए। ठीक है, एक्सेप्शन टू द रूल। चलिए आगे बढ़े। ये इन कैश इसीलिए लिखा हुआ है। और आ जाओ आगे, कह रहा फॉर द टाटास हु हैव रिटेन्ड एन अबाइडिंग इंटरेस्ट in the country's airline industry and currently majority on both a budget carrier Air Asia India and a full service carrier Vistara. The Air India acquisition brings opportunities to gain scale and synergies at a significant level. अब कह रहा है टाटास के लिए, टाटा परिवार के लिए, द प्लस में टाटास लिख दिया ना, तो पूरा परिवार। कह रहा है टाटा ग्रुप के लिए जिन्होंने रिटेन किया है, जिन्होंने बना करके रखा है एक कभी ना खत्म होने वाले इंटरेस्ट को, अबाइडिंग, इटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, एंडलेस, है ना। कह रहा है ऐसा इंटरेस्ट जिन्होंने बना करके रखा है कंट्री की एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, और जो करंटली मेजॉरिटी ऑन करते हैं, बड़ा हिस्सा ऑन करते हैं दोनों में। एक तो एक बजट करियर में, एक सस्ती एयरलाइंस में एयर एशिया इंडिया, और एक फुल सर्विस एयरलाइन में, महंगी एयरलाइन में विस्तारा में। कह रहा है ऐसे जो टाटाज है ना, इस टाइप के जो इस तरह का काम करते हैं, ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं। कह रहा है ये जो एक्विजिशन है ना एयर इंडिया का, ये जो खरीद है, एक्विजिशन का मतलब होता है खरीद, ये कह रहा है ये ब्रिंग करती है अपॉर्चुनिटी को, लेके आती है मौक़ों को, कि इनको स्केल भी मिले और सिनर्जी भी मिले, बहुत ही बड़े लेवल पे, सिग्निफिकेंट स्केल पे। समझ गए। तो इनके पास छोटी मोटी एयरलाइंस तो है ही पहले ही, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीद लिया। ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है भारत की जो है एयरलाइन इंडस्ट्री में। अब इनको मौका मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि इन दोनों चीज़ों को गेन करें। अब ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं फटाफट क्या है। स्केल का मतलब होता है लेवल, अब टाटास का एयरलाइन इंडस्ट्री में लेवल बड़ा हो जाएगा, है ना। और ये सिनर्जी क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी, मिली जुली एनर्जी। पहले क्या होता था, यहाँ से प्लेन भेजा दुबई में, रास्ते में कोई और कंट्री पड़ी, वहाँ की कोई सवारी नहीं है ना, प्लेन जो है खाली आ रहा है वापस, दुबई से कोई आ ही नहीं रहा इंडिया में। तो अब सिंक्रोनाइज्ड वे में ये काम करेंगे। अब इनकी फ़्लाइट्स हर कंट्री में हो जाएंगी एयर इंडिया को लेने के बाद। तो दुबई से इंडिया खाली क्यों लाना है, उसको फ्रांस में भेज दो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ऑपरेशन जो है सिंक्रोनाइज्ड वे में होंगे, कोस्टिंग इनकी कम होगी, मिला जुला कोऑपरेटिव बिहेव में, मतलब तरीके से इनका ऑपरेशन जो है आगे चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें टाटा को मिल गई हैं इस खरीद के बाद। समझ गए। टाटास के लिए हु आया है, इसीलिए टाटास की वर्ब है हैव रिटेन्ड। टाटास कॉमन प्लूरल नाउन है, इसीलिए हैव लिखा लगा करके हमने इसको बताया है। ठीक है। टाटास हु की दूसरी वर्ब है ऑन, पहली वर्ब है हैव रिटेन्ड। अच्छा, एक्विजिशन की वर्ब है ब्रिंग्स। अवॉइडिंग मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला। स्केल एंड सिनर्जी आप देख चुके हो। कह रहा विद एयर इंडिया एंड इट्स लो कॉस्ट यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस टुगेदर सर्विंग 55 ओवरसीज डेस्टिनेशंस, होल्डिंग ओवर 3000 लैंडिंग and parking slots, operating a 141 aircraft fleet of wide body long haul jets and narrow body planes for short flights, and the parent holding membership of 26 airline star alliance. Correct, the Tatas in one stroke add unparalleled global reach among Indian carriers. सेंटेंस लंबा है पर बहुत छोटा है, अगर आप इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखो। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, विद लगा के बता दिया इसने, कौन कौन सी चीज़, दो चीज़ों के साथ, एयर इंडिया और इसके लो कॉस्ट यूनिट के साथ ही। लो कॉस्ट यूनिट का नाम क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। कह रहा है इन दोनों के टुगेदर साथ में सर्व करने के साथ ही, अपनी सेवाएं देने के साथ ही
55 यानी 55 विदेशी डेस्टिनेशंस में, विदेशी मंजिलों में, है ना। अच्छा, और इन्हीं दोनों के होल्ड करने के साथ ही, पकड़े रखने के साथ ही 3000 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स को, इनका लैंडिंग पार्किंग स्लॉट्स आपको दुबई में मिलेगा, शारजाह में मिलेगा, है ना। आपको जो है मिडल ईस्ट में हर कंट्री में मिल जाएगा एयर इंडिया का पार्किंग स्लॉट है। कह रहा है सर्व करने के और पार्किंग स्लॉट को जो है होल्ड करने के साथ ही। और तीसरा, इनके ऑपरेट करने के साथ ही 141 एयरक्राफ्ट के फ्लीट को, 141 एयरक्राफ्ट के पूरे जत्थे को। और वो जत्था किसका है? वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल जेट्स का। वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल जेट्स मतलब लंबी हॉल वाले, लंबी दूरी वाले जेट्स का, जो बड़ी वाइड बॉडी को रखते हैं। और कह रहा है नैरो बॉडी प्लेन्स का, जो है शॉर्टर फ्लाइट्स के। तो 141 प्लेन है जो लंबी दूरी भी और छोटी दूरी भी दोनों को तय कर सकते हैं। कह रहा है और पेरेंट होल्डिंग मेंबरशिप जो है इनके पास जो है 26 एयरलाइन के स्टार अलायंस की। तो ये स्टार अलायंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्या होता है, इसकी भी इनके पास पेरेंट होल्डिंग मेंबरशिप है। कह रहा है इस पूरी तामझाम के साथ ही एयर इंडिया और इसकी लो कॉस्ट यूनिट के सब कामों को कर देने के साथ ही, अब हुआ क्या है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है। कह रहा है टाटाज ने ना एक ही मौके में, एक ही स्ट्रोक में, एक ही वार में ऐड कर दिया ऐसी ग्लोबल रीच को जो अमंग इंडियन कैरियर्स के बीच में है, अनपैरेलल्ड, जो कि आज तक हमने देखी नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। समझ गए? तो इसको जीतते ही टाटा जो है ना, अब इंडियन जो एविएशन मार्केट में एक लीडर बन के उतरा है, अनपैरेलल्ड वे में। आज तक ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया। समझ गए? सेंटेंस इतना ही है। टाटाज की वर्ब है ऐड, प्लूरल सब्जेक्ट द टाटाज, प्लूरल वर्ब बिना एस के। अनपैरेलल्ड आप देख चुके हो, जिसकी कोई बराबरी ना हो। इन वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में। लॉन्ग होल मतलब लंबी दूरी को तय करने वाला। फ्लीट एक जो है वन वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री या फिशिंग शिप्स के लिए। अगर मछुआरों के शिप्स हैं उनका ग्रुप भी फ्लीट कहलाता है, अगर मिलिट्री शिप्स हैं उनका ग्रुप भी फ्लीट कहलाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एयर इंडिया 13.2% कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर ऑफ डोमेस्टिक ट्रैफिक एज ऑफ ऑगस्ट also gives the group a more competitive combined share of almost 27%, albeit still a substantial 30 percentage point adrift of market leader Indigo। अब बता रहे हैं इनकी पोजीशन क्या बनी है मार्केट में। कह रहा है एयर इंडिया का जो इतने परसेंट का कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर है, कंसोलिडेटेड मतलब मिला जुला, कंसंट्रेटेड, एक्यूमुलेटेड, कंबाइंड। कह रहे जो मिला जुला बाजार का हिस्सा है इसके पास, और किसके, डोमेस्टिक ट्रैफिक का, अगस्त के हिसाब से, एज ऑफ अगस्त। कह रहे ये भी देता है ग्रुप को एक कॉम्पिटिटिव कंबाइंड शेयर ऑफ लगभग 27% का। तो इस ग्रुप के पास 27 में से 13 निकाल दो, कितने बचे, 14। तो 14% तो टाटास पहले ही ऑपरेट करते थे इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में, देसी बाजार में। एयर इंडिया मिल गई, अब इनके पास 27% का शेयर आ गया है घरेलू फ्लाइट्स के अंदर। समझ गए ना? कह रहा है हालांकि ये अभी भी बहुत कम है, सब्सटेंशियल 30 परसेंटेज पॉइंट्स कम है, मतलब 57% किसी और का है। और किसका है? जो एड्रिफ्ट ऑफ है मार्केट लीडर इंडिगो से। एड्रिफ्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से पीछे होना, बिहाइंड इन पोजीशन होना। तो कह रहे हैं भले ही हमारे पास 27% आ गया है टाटा के पास, फिर भी ऑलबीट या इवन दो, ये फिर भी दो है ना आज भी, हालांकि बहुत कम है, 27-30 परसेंटेज पॉइंट से पीछे है, एड्रिफ्ट ऑफ है इंडिगो नाम के मार्केट लीडर के। स्ट्रक्चर समझ गए? शेयर की वर्ब है गिव्स, ऑलबीट का मतलब होता है हालांकि, इवन दो, ऑल दो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। कंसोलिडेटेड मतलब मिला जुला। सब्सटेंशियल मतलब जिसको नज़रअंदाज ना कर पाओ, नोटिसेबल, साइजेबल, कंसीडरेबल, है ना। अच्छा, अड्रिफ्ट ऑफ, अड्रिफ्ट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है धक्के खाना, ड्रिफ्टिंग एमलेसली। अ बोट वॉज अड्रिफ्ट इन द ओशन, एक बोट जो है समुद्र में धक्के खा रही थी, इधर उधर घूम रही थी, उसको कोई जो है किसी भी दिशा में नहीं जा रही थी, है ना। एड्रिफ्ट का पहला मीनिंग धक्के खाना। दूसरा एड्रिफ्ट का मीनिंग होता है बिहाइंड होना पोजीशन में। जब आप एड्रिफ्ट ऑफ होते हो किसी के, तो आप उससे उतने पोजीशन पीछे होते हो। तो ये 30 परसेंटेज पॉइंट पीछे है, एड्रिफ्ट ऑफ है इंडिगो से। तो एड्रिफ्ट ऑफ का एक मीनिंग ये भी होता है किसी से पोजीशन में पीछे होना। एक ही वर्ड इंग्लिश में मल्टीपल काम करता है, आपको इनको नोट करना पड़ेगा, डायरी में यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। कह रहा द सेंटर फॉर इट्स पार्ट कैन फाइनली हीव a sigh of relief at having successfully exited the commercial aviation space, a high court industry that most governments around the world have left in the hands of private carriers, so as to ensure taxpayers' money is deployed more meaningfully in social and strategic sectors। अब बता रहा है सेंटर ने बेचा क्या, क्यों बेचा। कह रहे जो सेंटर है ना अपने ही तरफ से, फॉर इट्स पार्ट, है ना, अपनी तरफ से। कह रहा फाइनली हीव कर सकता है। हीव का मतलब होता है दम भरी सांस लेना जिसमें आवाज़ आए। कह रहे फाइनली जो है ऐसी सांस ले सकता है जोर से, जो एक साई ऑफ रिलीफ की होगी, जो एक राहत की, चैन की सांस होगी। समझ गए ना? तो सेंटर जो है अब दम लगा के एक चैन की सांस ले सकता है।
और किस चीज़ पे भाई? सक्सेसफुली एग्जिट कर देने पे, हैविंग सक्सेसफुली एग्जिटेड, सक्सेसफुली निकल जाने से कमर्शियल एविएशन स्पेस से, कमर्शियल एयरलाइन की इंडस्ट्री से। समझ गए? कह रहे अब सेंटर जो है अपनी तरफ से चैन भरी बंसी बजा सकता है। कह रहे ये वो इंडस्ट्री है, एक हाई कॉस्ट इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादातर सरकारें जो है दुनिया की, पूरी दुनिया में वो छोड़ चुकी हैं हाथों में प्राइवेट करियर्स के। अच्छा क्यों छोड़ा है? सो एज टू, इस मकसद से, सो एज टू, इस मकसद से, इस ऑब्जेक्टिव से कि पक्का करें टैक्स पेयर का जो पैसा है, टैक्स पेयर की जो मनी है वो काम में लगाई जाएगी और ज़्यादा मीनिंगफुली और ज़्यादा सार्थक तरीके से सामाजिक और रणनीतिक सेक्टर्स में, ऐसे सेक्टर्स में जो समाज और स्ट्रेटेजी के हिसाब से बने होते हैं। समझ गए सेंटेंस? तो सेंटर जो है चैन की बंसी बजाएगा क्योंकि ये कमर्शियल एविएशन स्पेस से निकल गया। ये वो स्पेस है, वो ख़राब जगह है जो हाई कॉस्ट इंडस्ट्री है जिसको दुनिया भर की सरकारों ने छोड़ रखा है, वैसे भी प्राइवेट हाथों में। सरकारों ने हाथ जोड़ रखे हैं कि हम तो एयरलाइन नहीं चलाएंगे, और ये इसीलिए किया हुआ है, इस मकसद से किया हुआ है क्योंकि इसमें पैसा बड़ा खर्च होता है और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि लोगों का जो पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं, उसको मीनिंगफुली लगाया जाए स्कूल, कॉलेज और हेल्थ में और डिफेंस में, है ना कि एयरलाइन में जो है पैसे अपने घाटा खा के वहाँ पे लगाएं। सेंटेंस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। सेंटर की वर्ब है कैन फाइनली हीव, हीव का मतलब है जोर से सांस लेना वर्ब फॉर्म में। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस। साई नाउन फॉर्म में, हीव की नाउन फॉर्म है, हीव होगी वर्ब फॉर्म, साई मतलब नाउन फॉर्म। जोर की सांस कहलाती है नाउन फॉर्म में साई। एविएशन मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री, फ्लाइंग इंडस्ट्री। अच्छा गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव लेफ्ट। टैक्स पेयर्स की मनी है इज डिप्लॉयड। सो एज टू का मतलब होता है इस मकसद से। इसको इन ऑर्डर टू भी बोलते हैं, इन अ बिट टू भी बोलते हैं और विद अ व्यू टू भी बोलते हैं। अब ध्यान देना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो एज टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू और विद अ व्यू टू, चारों का मतलब होता है इस मकसद से इस काम को हम करने वाले हैं या किया। गिव योर 100% टू वट यू लव टू डू सो एज टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। जिस काम को करने को आपको पसंद है, जो काम करना आपको प्यार है ना, जिस काम से, उसमें अपना 100% दो। और क्यों? इस मकसद से कि उसमें से अपनी लिविंग बनाओगे, अपना रोज़गार बनाओगे। जो भी काम करना जानते हो ना, जो आपको पसंद है, अगर वो अच्छा काम है, लीगल काम है, तो उसमें अपना 100% दे दो। कल को वही काम आपका रोज़गार भी बन सकता है। अब ये सो एज टू बता रहा है इस मकसद से। यहाँ पे मैं इन ऑर्डर टू भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इन अ बिड टू भी रख सकता हूँ, इन अ बिड टू ऐसा भी रख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं विद अ व्यू टू भी रख सकता हूँ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ विद अ व्यू टू, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी विद अ व्यू टू के साथ। विद अ व्यू टू एक ऐसा फ्रेज है जिसमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सारे फ्रेज आप जानते हो, एडमिट टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। विद अ टू के बाद में तो जीरेंड आता है, तो सेंटेंस तो वही है, आपका मीनिंग तो वही है, लेकिन विद अ टू के बाद में मेक की जगह मेकिंग लिखना पड़ेगा। सेंटेंस में जीरेंड को लाना पड़ेगा। तो ये सारे एक ही चीज़ को काम करते हैं, लेकिन इन तीनों के बाद में बेस फॉर्म आ जाती है, चौथे के बाद में जीरेंड आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के क्विज में यूज़ होगा। एक कॉन्सेप्ट और करवा देता हूँ, हैविंग सक्सेसफुली एग्जिटेड। यहाँ पे ये परफेक्ट जीरेंड है। क्या होता है परफेक्ट जीरेंड? जीरेंड की क्लास में सीखना, बेसिक ग्रामर में करवा चुका हूँ, या रिवाइज करवा देता हूँ आपको। द टीम वर सरप्राइज एट विनिंग एन ऑलमोस्ट लॉस्ट मैच। द टीम वर सरप्राइज एट हैविंग वॉन एन ऑलमोस्ट लॉस्ट मैच। टीम जो थी सरप्राइज थी, टीम के मेंबर सरप्राइज थे। टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब यूज़ की है। कह रहे टीम के मेंबर बड़े आश्चर्यचकित थे, हैरान थे एक ऑलमोस्ट हारे हुए मैच को जीतने पे और एक ऑलमोस्ट हारे हुए मैच को जीत चुकने पे। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे वो जीत रहे थे, इस चीज़ पे हैरान थे, और यहाँ पे वो जीत चुके थे, इस चीज़ पे हैरान थे। यहाँ पे तब हैरानी हो रही थी जब मैच पूरा होना बाकी था, है ना, 1-2 बॉल्स बची थी। जीत तो पक्की थी, लेकिन मैच अभी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पे मैच पूरा हो चुका है, इसलिए परफेक्ट जीरेंड को यूज़ किया, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ भी यही हुआ है। इन्होंने रिलीफ किस पे लिया है? हैविंग सक्सेसफुली एग्जिटेड, सक्सेसफुली एग्जिट कर चुकने पे, फाइनली एयरलाइन को बेच दे चुकने पे। समझ गए ना? अब इसी पे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। ये तो था परफेक्ट जीरेंड। अगर इसके आगे प्रेपोजिशन ना लगी हो तो ये बन जाता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल। विनिंग अ मैच वी वर सरप्राइज्ड। मैच को जीतते हुए हम सरप्राइज थे। मैच में अभी 1-2 बॉल्स बाकी थी, लेकिन जीतते हुए हम देख रहे थे हम जीत रहे हैं, इस बात पे हम सरप्राइज थे। हैविंग वॉन अ मैच वी वर सरप्राइज्ड। मैच को जीत चुकने के बाद हम सरप्राइज थे। ये सिर्फ पार्टिसिपल है, वही वाला काम कर रहा है, बस प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए पार्टिसिपल बन जाएगा। प्रेपोजिशन लगी हो तो जीरेंड बोल देते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट और परफेक्ट। अब यहाँ पे इसमें गलती कहाँ होती है, इसको देखना। आस्किंग सेवरल टफ क्वेश्चंस इन द वाइवा द स्टूडेंट वॉज नर्वस। कई सारे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस को पूछे जाने के बाद वाइवा में स्टूडेंट बड़ा नर्वस था। देखो यहाँ पे हम सरप्राइज थे, हम ही जीत रहे थे।
यहाँ पे हम सरप्राइज थे, हम ही जीत चुके थे। यहाँ पे स्टूडेंट नर्वस था और स्टूडेंट ही सवाल पूछ रहा था। अरे स्टूडेंट से सवाल पूछे जा रहे थे, पूछ नहीं रहा था वो, स्टूडेंट पे काम हो रहा था। पार्टिसिपल तो चाहिए, लेकिन चाहिए पैसिव में। तो क्या करना है, आस्किंग को बदल दो आस्क्ड में और आगे लगा दो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग। ठीक है, बीइंग। तो समझ गए ना, एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल भी आपको पकड़ने आने चाहिए। स्टूडेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो किसी को नहीं पूछ रहा है, तो बीइंग आस्क्ड लिखना है, ना कि आस्किंग लिखना है। और वैसे ही परफेक्ट बनाया है यहाँ पे, हैविंग आस्क्ड यहाँ भी गलत हो जाएगा, बीच में बीन लगा दो, परफेक्ट बना दो, पैसिव बना दो। हैविंग बीन आस्क्ड सेवरल टफ क्वेश्चंस इन द वाइवा, स्टूडेंट वॉज नर्वस। बाकी पार्टिसिपल वाली वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं, जाओगे चैनल पे, होम पेज पे रखिए, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। समझ गए ना। चलो आज के क्विज में यूज़ होगा कॉन्सेप्ट। कह रहा आफ्टर हैविंग प्लॉट इन more than 1 lakh crore of capital in the past decade alone and seeing Air India suffer a daily loss of rupee 20 crore, the government's desperation to cut its losses and close out a fire sale is understandable. कह रहे प्लो कर चुकने के बाद, प्लो करने का मतलब होता है मूव करना, शिफ्ट करना। शिफ्ट कर देने के बाद में, खेती कर देने के बाद में 1 लाख से करोड़ ज़्यादा की कैपिटल की पिछले 5 डेकेड में, पिछले 10 सालों में अकेले ही। कह रहे खाली पिछले 10 साल में ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इसमें डाल देने के बाद, फ्लो कर दे चुकने के बाद, और देखते हुए एंड एयर इंडिया को सफ़र करते हुए रोज़ की रोज़ एक लॉस को 20 करोड़ रुपए का। कह रहे इन दोनों चीज़ों के बाद में हुआ क्या। कह रहे सरकार की जो डेस्परेशन है, सरकार की जो उत्सुकता है कि कट करे अपने लॉसेस को, ख़त्म करे अपने नुकसान को और क्लोज आउट करे, पूरा करे एक फायर की सेल को, एक घाटे की सेल को, वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है, बड़ा ही समझने लायक है। तो सरकार देख नहीं पा रही थी, इतने पैसे डाल दिए, फिर भी 20 करोड़ रुपए रोज़ जो है एयरलाइन खा जाती है। कह रहे सब कर देने के बाद है ना, सरकार डेस्परेट थी और बिल्कुल ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि कैसे अपने लॉसेस को कट करें और कैसे इस खराब सेल को, घाटे की सेल को कैसे भी करके पूरा करें। समझ गए। डेस्परेशन की वर्ब है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दो चीज़ों के लिए थी, टू कट एंड टू क्लोज आउट। क्लोज आउट अ डील, क्लिंच अ डील, सील अ डील और स्ट्राइक अ डील, चारों का मतलब होता है किसी डील को पूरा करना, है ना, किसी सौदे पे साइन करना। क्लोज आउट, क्लिंच, सील और स्ट्राइक, ये डील के साथ में लगते हैं। फायर सेल क्या होती है, आपकी दुकान में आग लगी, माल जल गया, जला हुआ माल कोई ले नहीं रहा, आपने 10% पे वो माल बेचना शुरू कर दिया, डिफेक्टिव माल, आप एक फायर सेल कर रहे हो। तो वैसे अगर आपकी दुकान में आग लगी हो या धंधा आपका डूब रहा हो, बैंकरप्सी हो रही हो, तो आप फायर सेल करते हो, गुड्स को बहुत लो प्राइस से बेचते हो डेस्परेशन में कि ले ले कोई भी यार, जो लेना है इसको ले लो, है ना, मेरे तो किसी काम का नहीं है, जल चुका है आधा। फायर सेल। कह रहे द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक फाइनेंसेस एंड करियर्स ऑपरेशंस, स्पेशली गिवन द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एयर ट्रैवल बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, इज श्योर टू have helped spur the government's decision to agree to not only observe 75% of the career stats but to also pick up the tab on medical benefits for former employees. कह रहा है सरकार ने 60,000 में से 75% लॉस खुद अपने पास रखा है। क्यों रखा है। कह रहा पैंडेमिक का जो असर है ना पब्लिक के फाइनेंसिस पे, लोगों के पैसे पे और करियर के ऑपरेशंस पे, जो इस करियर की जो है कामगिरी है, ऑपरेशन है, उस पर कह रहा है जो इम्पैक्ट है ना। और कह रहा है कब, खास करके देखते हुए डिवोस्टेट करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले इम्पैक्ट को जो एयर ट्रैवल पे लगा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टाइप की। कह रहे इन चीज़ों को देखते हुए, कह रहे जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट है ना, ये पक्का ही है, इसने हेल्प किया होगा, श्योर है कि हेल्प कर चुका होगा कि स्पर करे, इंसाइट करे, और किसको, सरकार के डिसीजंस को, कि वो अग्री हो जाए अब दो कामों पे। पहला काम, ना केवल सरकार एब्जॉर्व कर रही है, अपने पास रख रही है, सोख रही है 75% इस एयरलाइन के कर्ज को, बल्कि साथ ही साथ वो जिम्मा भी उठा रही है, पिकअप द टैब भी कर रही है। पिकअप द टैब करने का मतलब होता है किसी बिल का जिम्मा लेना, जिम्मा भी उठा रहा है उस खर्चे का जो है मेडिकल बेनिफिट का फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके हैं। तो सरकार ने बोला जो रिटायर्ड पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं, उनका मेडिकल भी हम देख लेंगे, 75% कर्जा भी हम देख लेंगे, आप तो ये 25% कर्जा चुका दो और इस एयरलाइन को हमारे गले से निकाल लो। ये हुआ क्यों है, पैंडेमिक का डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आया है, इस वजह से हुआ है। समझ गए। इम्पैक्ट की वर्ब है इज, डिवास्टेटिंग मतलब डिस्ट्रॉइंग, है ना, डिस्ट्रक्टिव। गिवन का मतलब है देखते हुए, कंसीडरिंग एक प्रपोजिशन है, गिवन का मतलब है देखते हुए चीज़ को। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आप जानते हो, बट ऑल्सो की जगह कभी कभी बट भी लिख देते हैं, बट टू ऑल्सो, ऐसा करके भी हमने लिख दिया है। समझ गए ना। एब्जॉर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को एसिमुलेट कर लेना, किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना, अज्यूम कर लेना, अपने जिम में डाल लेना। पिकअप द टैब क्या होता है, देखिए टैब का मतलब होता है अनपेड बिल, पिकअप का मतलब होता है इस बिल को पिकअप करना। आपने जूता खरीदा अमेजोन से, बिल मेरे पास भेज दिया, मैंने पिकअप द टैब किया,
आपके जूते की कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट कर दी। आपके घर वाले करते हैं ना कभी कभी, वो पिकअप द टैब कर रहे हैं, आपके खर्चों को पाल रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं उन बिल्स की जो आपने पे नहीं किए। तो सरकार ने बोला कि ये बिल्स भी हम ही उठा लेंगे लोगों के मेडिकल के, टाटा जी आप तो बाकी का देख लो, हम ये भी उठाने को तैयार हैं। समझ गए, बढ़े आगे। कह रहा है एंड इन अ बिड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 13,000 परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एट द एयरलाइन एंड इट्स यूनिट्स, द गवर्नमेंट हैज़ बाउंड टेलेस टू इंश्योरिंग देयर शुड बी नो जॉब कट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कह रहा है और इस बिड में इन अ बिड टू सो एज टू इन ऑर्डर टू विद अ व्यू टू, समझ गए ना, इस मकसद से। कह रहा है और इस मकसद से जो है प्रोटेक्ट करने का भलाई को 13,000 से भी ज़्यादा परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की इस एयरलाइन में और इसकी यूनिट में। कह रहा है इस मकसद से हुआ क्या, सरकार ने बांध दिया है, बाउंड कर दिया है टेलेस को, और किस काम में कि वो इंश्योर करे, पक्का करे कोई भी जॉब कट नहीं होगा, कोई भी नौकरी नहीं जाएगी कम से कम 1 साल के लिए। तो सरकार ने ये भी बोला कि 1 साल के लिए किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। फिर आप देख लेना, ये भी अपने हिसाब से देख लेंगे। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बाउंड, नो जॉब कट्स की वर्ब है शुड बी। ये बाउंड के बाद में टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। वैसे हमारी लिस्ट में बाउंड टू नहीं आता है, आप देख लो यहाँ पे बाउंड टू आपको नहीं मिलेगा। बाउंड टू दिख रहा है कहीं? नहीं, ये बाउंड टू मैंने लिख दिया है, आज ही लिखा है। बाउंड टू के बाद में जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती भी नहीं है, कहीं कहीं मुझे लगी हुई मिली, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं लगी हुई मिली। एक्चुअल में बाउंड टू के बाद में मैंने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों आ रही हैं। समझ गए ना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे नहीं। वैसे बाउंड टू के बाद में प्रीफर की जाती है वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी लगी है, ये भी गलत नहीं है। समझ गए ना, वैसे तो कहीं नहीं आ रहा इस लिस्ट में, लेकिन मैंने आज चेक किया इसके आगे आईएनजी फॉर्म भी आ रही है कई कई जगह पे, और ज़्यादातर जगह वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, तो ये दोनों ही ले लेता है बाउंड टू। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्टिल integrating the state run careers sizable workforce is going to be one among the many serious challenges awaiting the Tatas। कह रहा फिर भी इंटीग्रेट करना, फिर भी इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना स्टेट रन करियर की, सरकारी इस एयरलाइन की साइजेबल वर्कफोर्स को, बड़ी सी स्टाफ को। कह रहा है ये होने वाला है इज़ गोइंग टू बी, और क्या एक होने वाला है उन सारे चैलेंजेस में से, गंभीर चुनौतियों में से जो अवेट कर रही हैं टाटास को, जो इंतज़ार कर रही हैं टाटा का। तो ये तो एक ही चुनौती है, स्टाफ को कैसे सैलरियाँ देना है आने वाले टाइम में। इसके अलावा भी टाटा के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हैं, क्योंकि ये एयरलाइन पूरी घाटे में चल रही है, बर्बाद है। समझ गए ना। इंटीग्रेटिंग जीरेंट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है, वर्ब है इज़ गोइंग टू, जीरेंट की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। साइजेबल मतलब बहुत बड़ा, सब्सटेंशियल, कंसीडरेबल, है ना। अच्छा, अवेटिंग, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, लेकिन अवेट के बाद में फॉर नहीं आता। आई एम अवेटिंग फॉर या वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो वेटिंग फॉर द ट्रेन तो ठीक है, वेटिंग फॉर द ट्रेन तो ठीक है, लेकिन अवेटिंग फॉर गलत है, तो यहाँ से फॉर को निकाल दो। वैसे ही द पुलिस आर लुकिंग फॉर या सीकिंग फॉर द क्रिमिनल्स, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं क्रिमिनल्स को। लुकिंग फॉर भी ठीक है और सीकिंग भी ठीक है, लेकिन सीकिंग के बाद में फॉर नहीं आता। अब आप पूछोगे सर मैं कैसे याद रखूँ, तो भाई इसका सीधा सा तरीका है, एक लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। लुक फॉर और सीक बराबर है, कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज बराबर है, वेट फॉर और अवेट बराबर है, तो ये 14 जोड़े आपको याद करने हैं। समझ गए ना। इज सिमिलर टू इज इक्वल टू रिसेंबल बराबर है, रिसेंबल के बाद में टू मत लगाना, है ना। तो ये 14 जोड़ों को आपको देखना है। एक तरफ तो प्रेपोजिशन लेते हैं और इनका सिनोनिम जो वर्ब है वो प्रेपोजिशन नहीं लेती, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अवेट फॉर भी इसमें मिल जाएगा आपको, है ना, वेट फॉर अवेट। चलिए कहाँ गया। कह रहा टू टर्न अराउंड एयर इंडिया एट अ टाइम ऑफ सोरिंग फ्यूल कॉस्ट and COVID-hit air travel is sure to test the conglomerate's managerial matter। कह रहा टर्न अराउंड करना, काया पलट करना एयर इंडिया की एट अ टाइम ऑफ, ऐसे एक वक्त पे जो है सोर करते हुए बढ़ते हुए फ्यूल की कॉस्ट का, ईंधन की कीमतों का, और कोविड से मार खाई हुई एयर ट्रैवल का। कह रहा है ऐसे एक वक्त में एयरलाइन की काया पलट करना, इसको पूरा प्रॉफिट में लाना। कह रहा है ये पक्का है कि ये टेस्ट करेगा, ये इम्तिहान लेगा। टाटा ग्रुप जो है कॉन्ग्लोमरेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मैनेजरियल मेटल को, इसके मैनेजर्स के बूते को, उनके हार्ट को, उनके करेज को, समझ गए ना। तो इस काम में बड़ा ही करेज लगेगा, बड़ी ही मेहनत लगेगी। पता लगेगा आने वाले टाइम में कितना टाटा के अंदर मैनेजरियल मेटल है, कितना उसमें बूता है, कितना उसमें काम को करने का जज्बा है। टू टर्न अराउंड इन्फिनिटिव है, वर्ब है इसकी इज, सोरिंग मतलब बढ़ता हुआ, राइजिंग, इंक्रीजिंग, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, बड़ी सी कंपनी, मेटल का मतलब होता है आपका हार्ट, करेज, नर्व, आपका जज्बा, है ना। चलिए सिंपल आर्टिकल है, अगर नहीं था तो अब सिंपल बन गया होगा। फटाफट अपने क्विज़ पे आ जाओ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आज की, है ना। ये आपका क्विज़ है, देखो शुरू वाले 4 तो आपको खुद को करने हैं,
ये 5वां मैं आपको करवा देता हूँ। आपसे पूछा है इनमें से किसके अंदर सही वर्ड को हमने यूज़ किया है, इस तरह के जो यहाँ पे बोल्डर है ना, बोल्ड वाला कहाँ पे सही तरीके से यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला बताया था, सो एज टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन अ बिट टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन ऑर्डर टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, बी गलत है। यहाँ पे बेस फॉर्म नहीं आ रही, आईएनजी फॉर्म आ रही है, ये भी गलत है। यहाँ भी बेस फॉर्म नहीं आ रही, आईएनजी फॉर्म आ रही है, डी भी गलत है। बचा कौन, सी, सो एज टू ब्रिंग, है ना। पब्लिकेशन हाउसेज मस्ट रिड्यूस बुक प्राइस सो एज टू ब्रिंग देम विद इन द रीच ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। कह रहे पब्लिकेशन हाउसेज को बुक्स के प्राइस को कम करना चाहिए इस मकसद से कि उनको लेकर के आएँ, ब्रिंग देम करें सबकी रीच में, सभी स्टूडेंट्स की पहुंच में। तो यहाँ पे सो एज टू प्लस में ब्रिंगिंग होता तो गलत हो जाता, ब्रिंग लिखा है बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों में हमने उल्टा पुल्टा कर दिया, सी आपका आंसर है। समझ गए। अब मुझे आपको बताना है कमेंट्स में कितने मार्क्स आपको मिले। ये आपका आंसर है, आज लास्ट का क्लोज टेस्ट है ना। 4 क्वेश्चंस हैं जो सारे आपको सिखाए हैं, कैश क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, कब परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव, कब पैसिव, है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। चारों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसी वीडियो के, जाकर के चेक कर लेना, अपने आंसर से मेरा मैच करना और मुझे बताना कितने मार्क्स आपको आउट ऑफ 5 मिले। ये 4 और ये 5वां, है ना। 5 में से आपको कितने मार्क्स मिले। अंटिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर। साइनिंग आउट।